नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। अपना एग्रीकल्चर में जो केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, आवर्त सारणी में अपने तत्वों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ ली थी, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी के जो 4 ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उनके सारे तत्वों के बारे में, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, उनमें किस प्रकार से उनकी आवर्त संख्या और वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं, वो सारी अपन ने क्या कर ली थी बेटा, ज्ञात कर ली थी, सीख लिया था। फिर भी अगर उनमें किसी के डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। फिर साथ में ये मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है बेटा, गुणों में आवर्तीता। अब अपन विभिन्न प्रकार के जो ये आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके गुणधर्म आवर्त सारणी में कैसे बदलते हैं। तो अपने पास है गुणों में आवर्तीता, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उनमें कैसे पीरियोडिसिटी मतलब गुणों में आवर्तीता कैसे होती है। तो आवर्तीता होती क्या है, देखिए बेटा, तत्वों के परमाणु क्रमांक, अपने को बताया आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार व्यवस्थित थी। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित थी, मतलब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया था बेटा, व्यवस्थित किया गया था। तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद, तत्वों को परमाणु क्रमांक के में बढ़ते क्रम में लिखने के बाद एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या आती है बेटा, पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं। मतलब वो गुण क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है बेटा, आवर्तीता। क्या कहलाती है बेटा, आवर्तीता। मतलब एक निश्चित परमाणु क्रमांक के अंतराल के बाद, मतलब यहां से चले 20 हो गया, 15 हो गया, उस अंतराल के बाद में गुणों में जो तत्व है उनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति। मतलब पहले वाले तत्व के जैसे गुणों में क्या होता है बेटा, समानताएं आती है। इसे क्या कहते हैं बेटा, आप आवर्तीता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, आवर्तीता। अब देखो बेटा, अपन एक अगला टॉपिक इसी में आवर्तीता में पढ़ेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे अपन कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहते हैं। देखो बेटा, ये आपको सबको पता है कि परमाणु होता है, उसका केंद्र जो होता है छोटा सा धनावेशित, जिसे अपन नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या मिलते हैं आपको, कोर्स मिलते हैं, ऊर्जा स्तर मिलते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। और वो नाभिक के साथ विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं। तो देखिए बेटा, ये आपके पास विभिन्न कोषों में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के द्वारा विभिन्नतम कोषों या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, मतलब नाभिक के द्वारा कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाता है बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अर्थात अगर अपन बात करें कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को या नाभिक के द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम, न्यूक्लियस के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसे क्या कहते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, जिसे अपन किससे शो करते हैं बेटा, जेड इफेक्टिव कहते हैं। अब देखो बेटा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं इसके कि ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन, नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों को या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है बेटा, ये खींच रहा है, उनको खींच रहा है। इसका मतलब नाभिक के अपनी तरफ खींच रहा है कोषों को, इलेक्ट्रॉनों को। तो परमाणु का क्या हो रहा है बेटा, सिकुड़ रहा है, नहीं हो रहा है, सिकुड़ रहा है। इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या हो गया बेटा, जेड इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया, परमाणु आकार या त्रिज्या के क्या हो गया बेटा, परमाणु आकार और त्रिज्या के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात खींचने की क्षमता, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता अगर ज्यादा होगी
तो क्या होगा बेटा, परमाणु क्या होगा, सिकुड़ेगा। इसका मतलब परमाणु का आकार क्या होगा बेटा, घटेगा, छोटा होगा। ऑब्वियसली है कि किसी चीज को अपन सिकोड़ते हैं तो उसका आकार क्या होता है बेटा, संकुचित होता है, तो उसका आकार क्या हो जाता है बेटा, घटे जाता है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, इसमें एक और गुणधर्म है आपके पास, परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है बेटा, परिरक्षण प्रभाव, जिसे अपन कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अपने पास है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है परिरक्षण प्रभाव, तो देखिए बेटा, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ज्यादातर कोष होते हैं जिनमें क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक से जो बाह्यतम, बाह्यतम जो कोष होता है, नाभिक से लास्ट वाला जो कोष होता है परमाणु का, उसे अपन कहते हैं बाह्यतम कोष। क्या कहते हैं बेटा, बाह्यतम कोष। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बंध बनाने में इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, या त्याग दिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, साझेदारी यहीं से होती है। और इसके बाद भी जो अंदर वाले कोष होते हैं, अंदर वाले कोष होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये कोष है बेटा अंदर वाला, इन्हें क्या कहेंगे आप, क्रोडी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो, नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर खींचता है, नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, नाभिक इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करेगा बेटा, अपनी ओर खींचेगा। किसको, ये इन इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर खींचेगा, इनको भी, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, नाभिक अपनी ओर खींचेगा। लेकिन क्या होता है बेटा, जब क्रोडी इलेक्ट्रॉन मतलब बीच वाला जो कोष है वो पूर्ण भर जाता है, वो पूर्ण भर जाता है, तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। सीखना बेटा, ध्यान से बताना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से देखना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके बीच वाले जो है, इन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, क्रोडी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हें आप क्रोडी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो देखो बेटा, जब बाह्यतम कोष और नाभिक के बीच में क्या आ गए बेटा, ये कोर इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं आ गए, ये तो नाभिक है और ये बाह्यतम कोष, इसके बीच कौन से आ गए बेटा, क्रोडी इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्रोडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाह्यतम कोष की जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। रिपल्सन होगा या प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब आपको पता है प्रतिकर्षण होता है तो कोई चीज में, दो चीजों में प्रतिकर्षण होता है तो वो एक दूसरे से क्या होती है बेटा, वो एक दूसरे से कन्फर्म है, दूरी पे जाएगी। तो ये नाभिक से बाह्यतम कोष को आंतरिक क्रोडी इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर दिया बेटा, दूर कर दिया। तो इसे ही क्या कहते हैं बेटा, परिरक्षण प्रभाव। मतलब क्रोडी इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण प्रभाव कम करना ही क्या कहलाता है बेटा, परिरक्षण प्रभाव। अब देखिए कि ये यहां से प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, दूर जा रहे हैं। इसका मतलब नाभिक से इसकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव जो हो गया वो क्या हो गया, परिरक्षण प्रभाव जो हो गया वो परमाणु क्रमांक की क्या हो गया बेटा, सीधे परमाणु क्रमांक नहीं, सॉरी, परमाणु जो आपका आकार है, परमाणु त्रिज्या, उसके क्या हो गया बेटा, सीधे समानुपाती। परमाणु आकार किसके सीधे समानुपाती हो गया बेटा, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट के सीधे समानुपाती। अर्थात शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी क्या होगा बेटा, बढ़ता है। लेकिन कई जगह अपन देखेंगे दोनों बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रभावी नाभिक के आवेश को प्रभावी माना जाता है, उसका मान भी क्या होता है, ज्यादा होने के कारण ये इसको नेग्लिजिबल करते हैं। कुछ जगह अपने को देखने को मिलेगा। और सारणी में तो आप इसका जल्दी से एक क्या ले लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये दोनों चीजें आपको एमटीआर याद होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आपको एमटीआर याद होनी चाहिए कि क्या, परमाणु आकार प्रभावी नाभिक के आवेश के साथ घटता है और परमाणु आकार परिरक्षण प्रभाव के साथ क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे जो अपने गुणधर्म है उनमें सबसे पहला गुणधर्म पढ़ेंगे अपन, आवर्तीता के बारे में पढ़ लिया, प्रभावी नाभिक के आवेश पढ़ लिया अपन ने, परिरक्षण प्रभाव पढ़ा। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक साइज, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होता है, कितने प्रकार की होती है और इसकी आवर्तीता कैसे होती है। यही अपन सारी चीजें अब जो भी इनके गुणधर्म आएंगे वो पढ़ेंगे। तो आपको मैं बताऊं बेटा, परमाणु आकार क्या होता है या परमाणु त्रिज्या क्या होती है। आपको पता है नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, कोषों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो नाभिक से, देखिए बेटा
नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की सीधी दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की सीधी दूरी वो क्या कहलाती है बेटा, उस परमाणु की क्या कहलाती है, त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। अर्थात नाभिक से बाह्यतम कोष, सीधे से शब्दों में नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है उसे ही क्या कहते हैं आप, एटॉमिक साइज कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वो क्या कहलाती है बेटा, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। मतलब बाह्यतम कोष से नाभिक के मध्य की दूरी को आप परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, परमाणु त्रिज्या का, किसी भी परमाणु में उपस्थित त्रिज्या का सही मापन, एकदम एग्जैक्ट मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमाणु को, विलगित परमाणु को ही अपन उसकी रेडियस निकालते हैं, तो विलगित परमाणु की रेडियस एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं की जा सकती। विलगित परमाणु की एग्जैक्ट रेडियस क्या होती है बेटा, कैलकुलेट नहीं की जाती है। और अगर अपन बात करते हैं परमाणु बहुत छोटा है तो त्रिज्या का मापन भी बहुत छोटी एंगस्ट्रम की इकाई में वगैरह में किया जाता है। एग्जैक्ट आप उसकी जो रेडियस का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब देखिए बेटा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने फिर इसका कैलकुलेशन के अपने अपने फॉर्मूले वगैरह ये बताए थे, वो अपने जेट वगैरह में, आईसीआर वगैरह में ऐसा पूछा नहीं जाता है। फिर अपन आगे बात करेंगे इसमें कि परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ परमाणु त्रिज्या को आपको बताया, परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु में जो त्रिज्याएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी को, सीधी दूरी को आप परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्याएं चार प्रकार की होती है बेटा, एक तो सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। दूसरी होती है कौन सी, धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक। तीसरी क्या होती है आपके पास, आयनिक त्रिज्या। और चौथी कौन सी होती है, वांडर वाल त्रिज्या। कौन सी होती है बेटा, वांडर वाल त्रिज्या। यह आपके पास चार प्रकार की क्या होती है, परमाणु त्रिज्याएं होती हैं। अब देखिए बेटा, अपने पास सहसंयोजक, धात्विक, आयनिक और वांडर वाल त्रिज्या, ये चार प्रकार की त्रिज्याएं होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सहसंयोजक कोवलेंट त्रिज्या, कोवलेंट त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे अपन। तो सहसंयोजक त्रिज्या में क्या होता है, देखो बेटा, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इतना अपने डिटेल में नहीं है। ये आपके पास एक परमाणु है और ये आपके पास क्या है बेटा, दूसरा परमाणु है। ये इसके नाभिक से इसकी दूरी, ये इससे नाभिक से इसकी दूरी, तो ये तो इनकी दोनों की परमाणुओं की क्या होगी बेटा, त्रिज्याएं। क्या होगी बेटा, त्रिज्याएं। मान लो ये आर है और ये क्या होगी बेटा, आर बी। तो दो परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे मान को क्या कहते हैं बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या। अब जो सहसंयोजक त्रिज्या है आपको पता है सहसंयोजक बंधों में मिलती है, अर्थात सहसंयोजक मतलब अधातु में आपको क्या कर मिलेगी, ये देखने को मिलेगी, जैसे Cl2 है, Br2 है, F2 है, I2 है, ऐसे आपको सहसंयोजक त्रिज्याएं देखने को मिलेगी। तो इनका जो आधा मान है Ra प्लस Rb, अंतर्नाभिक की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या में भी क्या होगा, दो धातु परमाणुओं के नाभिक से मध्य की आधी दूरी को, दो धातु परमाणु होंगे जो पास पास किसी भी धातु में उपस्थित होते हैं, पास पास उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है बेटा, धात्विक त्रिज्या। ये धातुओं में देखने को मिलती है। आयनिक त्रिज्या, जब धनायन और ऋणायन के मध्य की त्रिज्याओं का आधा मान क्या कहलाएगा बेटा, आयनिक त्रिज्या। और ये एक और आपके पास वांडर वाल त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी कई चीजें आपको पूछ ली जाती है। मेनली देखो ये जो त्रिज्या है ये सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। सबसे बड़ी त्रिज्या जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, वांडर वाल त्रिज्या होती है। वांडर वाल त्रिज्या इसलिए सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये जो त्रिज्या होती है ये त्रिज्या आपके अक्रिय गैसों में देखने को मिलती है। कई बार धातुओं में भी कई जगह मिलती है, बट मेनली ये कहां मिलती है आपको, अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में मिलती है। और ये त्रिज्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, मतलब इसका आकार ये सबसे बड़ी त्रिज्या है। क्या होती है, सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, अक्रिय गैसों में देखने को मिलती है। क्योंकि अक्रिय गैसों में क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि क्रिया कम रहती है इसलिए दूर रहते हैं, इसलिए उस त्रिज्या का मान क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होती है, कौन सी होती है, वांडर वाल त्रिज्या। इनमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है परमाणुओं के मध्य, इसलिए वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। इनके मध्य की जो रेडियस होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। अब देखिए बेटा, अपन पढ़ेंगे
परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। आवर्तिता अपन ने पढ़ी थी कि जब उनको व्यवस्थित किया जाता है तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक में, तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है। समान गुणों में क्या होती है बेटा? पुनरावृत्ति। जिसे क्या कहते हैं अपन? आवर्तिता। तो अब अपन परमाणु त्रिज्या की आवर्त सारणी में आवर्तिता पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या वर्ग में तो क्या होता है और आवर्त में क्या होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर अपन पढ़ेंगे तो वर्ग में, इसकी क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्ग में। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है बेटा? एक आवर्त में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। अर्थात परमाणु आकार क्या होता है बेटा? बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ जाता है। देखिए बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है, अर्थात क्यों बढ़ जाता है? क्यों इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु में कोषों की संख्या, लगातार ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उनमें क्या होता है बेटा? कोषों की संख्या क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। और कोषों की संख्या, मैंने कहा कि नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो और देखिए साथ में क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान भी क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। देखिए आप, हाइड्रोजन पहला वर्ग, फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे अपन। इसके कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे, वो मैं आपको जब ये दोनों आवर्त और वर्ग कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद इनके एक्सेप्शन है, अपवाद जो है वो बताएंगे अपन इसके। देखो बेटा, अब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। वर्ग संख्या पहले के तत्व है 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। यही तो थे आपके पास। अगर अपन बात करेंगे, ये आपके पास परमाणु क्रमांक वाले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम वर्ग संख्या पहले के तत्व। अगर अपन बात करेंगे, देखो बेटा, इनमें अगर अपन बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। इसका कितना है बेटा? 1s2 और 2s2। ये देखिए बेटा, मैंने कहा भी था आपको कि जो आवर्तिता होती है वो बाह्यतम गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करती है बेटा? निर्भर करती है। मतलब इसी के आधार पर उनके गुणों में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो यहाँ सोडियम में आएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 3s1, सॉरी ये 1 ही आएगा, 3s1। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 4s1। ये 5s1 पढ़ाया भी था मैंने आपको पिछले चैप्टर में, 6s1 डिटेल में पढ़ाया। ये क्या हो गया बेटा? 7s1। आप नीचे चल रहे हैं वर्ग में, तो देखिए आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या के मान में क्या हो रही है बेटा? लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मतलब कोषों की संख्या में क्या हो रही है? मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पे ये नाभिक है, नाभिक से ये पहला कोष हाइड्रोजन के लिए ये इसकी दूरी, फिर आप अगर आएंगे ये पहला नाभिक और ये नाभिक से पहला कोष, ये दूसरा कोष, तो ये दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी बेटा? देखो अब इस सोडियम के लिए दिखाएंगे तो ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये क्या हो गया बेटा? तीसरा कोष। तो ये दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है, इसलिए परमाणु आकार में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब परमाणु त्रिज्या क्या हो गई? परमाणु त्रिज्या सीधे समानुपाती हो गई कोषों की संख्या या फिर मुख्य क्वांटम संख्या। कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान भी बढ़ेगा तो भी क्या होगा बेटा? कोषों की संख्या, मतलब परमाणु त्रिज्या का क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन से बड़ा कौन है? लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, सीजियम से बड़ा कौन हो गया बेटा? फ्रेंचियम।
लिथियम सॉरी पोटेशियम नहीं लिखा मैंने, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और क्या है बेटा लास्ट में आपके फ्रेंचियम। वर्ग में नीचे चलने पर परमाणु में कोषों की संख्या में क्या होती है बेटा वृद्धि होती है, इसलिए उसके परमाणु आकार में भी क्या हो जाती है बेटा वृद्धि हो जाती है। अब देखिए बेटा एक आवर्त में आवर्तिता पढ़ेंगे, एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट, दाएं बाएं से दाएं की ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव के मान में वृद्धि होती है। अब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसका मतलब आकार में क्या होगी, अतः परमाणु त्रिज्या सिकुड़ जाती है और परमाणु आकार घट जाता है। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है बेटा सिकुड़ जाती है, परमाणु आकार क्या होता है बेटा घट जाता है। देखिए अगर अपन बात करते हैं परमाणु आकार क्या होता है, त्रिज्या एक आवर्त में अक्रिय गैसों की त्रिज्या सर्वाधिक होती है। आपको भी बताया था सर्वाधिक होती है क्योंकि उनमें कौन सी त्रिज्या पाई जाती है बेटा वान डर वाल। एक आवर्त में अक्रिय गैसों की त्रिज्या सर्वाधिक होती है क्योंकि इनमें वान डर वाल त्रिज्या पाई जाती है। देखिए बेटा अगर अपन बात करते हैं अपने पास सेकंड जो पीरियड है अपना आवर्त है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपके पास सेकंड आवर्त है। नियोन की तो मैंने बता दिया अक्रिय गैसें सबसे ज्यादा होगी, तो यहां तक की बात कर लेते हैं अपन इनमें। देखो बेटा ये आवर्त के तत्व है, इसका मतलब एक आवर्त है तो इनकी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया बेटा निश्चित हो गया। आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया बेटा निश्चित हो गया, मतलब नाभिक से जो दूरी है वो तो क्या हो गई निश्चित हो गई। अब क्या होता है इनमें बेटा उसी कोष में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं तो क्या हुआ नाभिक उनको क्या करेगा, दूरी तो बढ़ेगी नहीं तो नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा बेटा ज्यादा आकर्षित करेगा, और नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को, मतलब नाभिक के द्वारा अट्रैक्शन, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हिम, ये अपन ने पढ़ा जेड इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो देखिए बेटा यहां पर अपन ने पढ़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो दाएं से बाय लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आकार में क्या आती है बेटा कमी आ जाती है, आकार में क्या होती है बेटा कमी आ जाती है। अगर अपन बात करते हैं देखिए बेटा आकार में कमी आने का कारण क्या है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, लिथियम है 2s1, इसका क्या हो गया 2s2, इसका कितना हो गया अगर अपन बात करेंगे 2s2 2p1, ये 2p2, ये 2p3 और ये क्या हो गया बेटा 2p4 और ये क्या हो गया 2p5। तो देखिए आपके सामने कोष कौन सा है बेटा दूसरा कोष है, कोष तो वही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, अर्थात नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी तो क्या होगी निश्चित है। अब उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो परमाणु आकार में क्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या में क्या आ जाती है बेटा कमी आ जाती है, परमाणु त्रिज्या में क्या आ जाती है बेटा कमी आ जाती है। अतः अपन कहेंगे कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तो कोषों की संख्या में मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि, इसलिए परमाणु आकार क्या हो जाता है बेटा बढ़ जाता है। जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उसमें क्या होता है कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जिससे उसका नाभिक क्या करेगा ज्यादा खींचेगा, सिकुड़ जाएगा परमाणु, तो त्रिज्या में क्या आ जाती है बेटा कमी आ जाती है। तो एक आवर्त में तो परमाणु आकार घटता है और एक वर्ग में क्या होता है बेटा परमाणु आकार में क्या होता
होती है बेटा, वृद्धि होती है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। इस नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि इसके जो एक्सेप्शन है, सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आयंस वगैरह में कैसे परमाणु त्रिज्या का निर्धारण करेंगे। तो जो भी आपको अगर इसमें कहीं डाउट है, कोई भी आपको, तो आप डाउट बॉक्स में या डाउट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं।